नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जिंदगी की राह में दुश्वारियां भी आएंगी, घर सफर चलता रहा फुलवारियां भी आएंगी। बिल्कुल दोस्तों, जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम निरंतर प्रयासरत रहे तो जीवन में सफलता का मिलना, सकारात्मक दिनों का मिलना भी बहुत ही आवश्यक है। निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। आइए इन्हीं विचारों के साथ हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हमने कल की कक्षा में क्रिया के बारे में जाना था और क्रिया के भेद में कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को हमने समझा था। कर्म के आधार पर और काल के आधार पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। बहुत सारी जगहों पर अलग अलग प्रकार के भेद बताए गए हैं। कहीं 5 हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 10 हैं। उन सबको एक रूप में बनाकर मैंने इनका एक संक्षिप्तीकरण किया है, जिसमें सारे लगभग कवर हो गए हैं। इस प्रकार से संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद माने गए हैं। सबसे ज्यादा एथेंटिक मुझे यही लगा, इसलिए मैंने इसी पर अपने आप को रोका और आपको यही बताने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, पहला है संयुक्त क्रिया। दूसरा नाम धातु क्रिया। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। मूल क्रिया। समस्त क्रिया। नामिक क्रिया और सहायक क्रिया। इन 8 प्रकार में और भी जितने भी प्रकार अलग अलग नाम दिए गए हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए 8 प्रकार को आप पढ़ लेंगे तो पर्याप्त है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम आते हैं संयुक्त क्रिया में। अभी आपने देखा था द्विकर्मक क्रिया, जहां पे 2 कर्म थे। ठीक है, पिछले कर्म के आधार पर जब हमने बांटा था तो आपने द्विकर्मक क्रिया को पढ़ा था। यहाँ पर हम संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 क्रियाएं होंगी। वहां 2 कर्म थे, जैसे राहुल को पुस्तक पढ़ाता है। ठीक है, श्याम राहुल को पुस्तक, तो राहुल और पुस्तक 2 कर्म हुए। यहाँ पे 2 क्रियाएं होंगी। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जो संयुक्त क्रिया है, इसके बारे में आप कह सकते हैं जब क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बने। जब क्रिया 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बने। ठीक है, क्रियाओं से मिलकर बनती है तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मैंने पत्र लिख लिया। तो यहाँ 2 क्रिया हो गई, लिखना और लेना। दोनों क्रिया के योग से एक वाक्य बना, तो ये संयुक्त क्रिया इस वाक्य में है, ऐसा माना जाता है। अब इसके और भी उदाहरण, जैसे पढ़ लिया, खा लिया, हंस लिया, है ना। और भी बहुत सारे अन्य तरीके से उदाहरण आप बना सकते हैं, जैसे बोल दिया, है ना, चल दिया। अनेक प्रकार के संयुक्त क्रिया के उदाहरण इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला है नाम धातु क्रिया।
जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नाम का अर्थ होता है संज्ञा, है ना, नाम का अर्थ होता है संज्ञा। ऐसी क्रिया जो क्रिया शब्द से न बनकर, क्रिया शब्द से न बनकर संज्ञा शब्द से बनती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है ना, यह विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया, शब्दों से बनती है, वह क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण आप देखते हैं, जैसे अपनाना, है ना, अपना सर्वनाम है, उससे बनने वाली क्रिया अपनाना। बतियाना, बात क्या है, संज्ञा है, तो इससे बनने वाली क्रिया बतियाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हैं जिनसे आप नाम धातु क्रिया को समझ सकते हैं। अगला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यह इसमें क्रिया किसी न किसी को प्रेरणा दे रही है ना। प्रेरणा देने वाले जो शब्द है वह अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ राधा से खाना बनवाती है, तो बनवाना, माँ खुद खाना नहीं बना रही है बल्कि राधा से खाना बनवा रही है, तो यहाँ पे बनवाना क्रिया कैसी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे जोकर सर्कस में करतब दिखाता है तो वह प्रेरणा दे रहा है, सर्कस दिखाकर लोगों को, है ना, तो वो भी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप आप मान सकते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में जो करता है वो स्वयं वह काम कर रहा है और करके लोगों को प्रेरणा दे रहा है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में जो करता है वो खुद काम नहीं कर रहा बल्कि किसी और कर्ता से वो काम करवा रहा है। तो वहां पे द्वितीय प्रेरणार्थक में दो कर्ता होंगे, एक पहला जो काम करता है, करवाता है, और दूसरा जो काम करता है, ठीक है ना। तो प्रेरणार्थक क्रिया में आप ऐसे कह सकते हैं कि जो क्रिया किसी को प्रेरणा दे, ठीक है, यह दो रूप में हो सकती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक में जो करता है वो काम स्वयं करता है और लोगों को उसकी प्रेरणा देता है। जैसे माँ परिवार के लिए खाना बना रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक में इसी का आप उदाहरण ले सकते हैं, माँ परिवार के लिए, जोड़िए या न जोड़िए, बेटी से खाना बनवा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बना रही है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया और बनवा रही है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। इसी प्रकार आप एक उदाहरण और दे सकते हैं, जोकर सर्कस में करतब दिखा रहा है, ठीक है, दिखाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहां पे आप कह सकते हैं रिंग मास्टर सर्कस में शेर से करतब दिखवा रहा है, तो यहाँ दिखवाना यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। यहाँ पे दो करता है, यहाँ माँ और बेटी, रिंग मास्टर और शेर। करतब दिखाने वाला तो शेर है तो वो करता हुआ, है ना, और करवाने दिखवाने वाला रिंग मास्टर है तो वो भी करता हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार ये प्रेरक करता हो गया और ये प्रेरित करता हो गया। दो प्रकार के कर्ता हो गए, एक प्रेरक कर्ता
और दूसरा प्रेरित करता। ठीक है, इस प्रकार आप प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में समझ सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी बुक्स में, किताबों में, जिसमें प्रथम पढ़ना, पढ़वाना, है ना, ये प्रथम प्रेरणार्थक है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। आप दो चार उदाहरण देख लेंगे तो फिर आप खुद से भी बनाने लगेंगे, इतना इजी है ये। चलाना, चलवाना, लिखना, लिखवाना, सुनना या सुनाना, सुनवाना, उठाना, उठवाना। ठीक है, अगला है पूर्वकालिक क्रिया। उम्मीद है प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगले नंबर पर आते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हर परिभाषा, कोई भी किसी भी शब्द की यदि आप परिभाषा देखेंगे तो उसकी परिभाषा उसके नाम में ही आ जाती है, अगर आप ध्यान दें तो। पूर्वकालिक मतलब पहले होने वाली, है ना। काल मतलब होता है समय, पूर्व मतलब पहले, यानी जो क्रिया पहले घटित हो, किसी भी क्रिया के होने के पहले घटित हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि यह क्रिया पहले संपन्न हुई है। ठीक है ना। यदि किसी वाक्य में एक क्रिया से पहले, एक क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया भी हुई है तो वह पहले होने वाली क्रिया हुई है, तो पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। उदाहरण से अधिक स्पष्ट होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजू चाय बनाकर नमकीन लेने गया। राजू चाय बनाकर नमकीन लेने गया, नमकीन लाया आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तो बनाकर कैसी क्रिया है, पहले हो रही है नमकीन लाने से, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। सीता नहाकर खाना बनाती है। नहाकर खाना बनाती है। ठीक है, तो नहाकर कैसी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। वह सोकर उठ गया, तो सोकर कैसी क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। अब कुछ और बच्चे हैं जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, उनमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। मूल क्रिया, मूल क्रिया नाम से ही स्पष्ट है, ये धातु रूप है ना। धातु रूप यानी रूट वर्ग जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है ना। ये संस्कृत में इसी को पठ, लिख, हंस, इस तरह के धातुओं में कहा जाता है। हिंदी में यही है पढ़, हंस, है ना, गा, पी, ये क्रिया का मूल रूप है ना। जो क्रिया एक ही धातु से बनी होती है और मूल रूप में अन्य धातु शब्द उसमें नहीं जुड़े होते तो वे क्रिया का मूल रूप कहलाता है। इन्हीं से क्रियाएं यूज करने वाली बनती हैं। पढ़ना प्रत्यय लगाकर, हंसना, गाना, पीना, है ना। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं ये मूल क्रियाएं कहलाती है, इनको क्रिया का धातु रूप कहा जाता है। अगला है समस्त क्रिया। समस्त क्रिया को आप समझ सकते हैं कि दो क्रियाएं मिलकर एक शब्द बना रही हैं। संयुक्त क्रिया में और समस्त क्रिया में अंतर है। संयुक्त क्रियाएं में दो क्रियाएं अलग अलग यूज हो रही थी। ठीक है ना।
संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं अलग अलग यूज हो रही थी, यहाँ पे समस्त क्रिया में उदाहरण के रूप में आप संयुक्त क्रिया का ध्यान है अगर आप तो देखेंगे कि जैसे उसने यह काम कर दिया, उसने पत्र लिख दिया, तो लिखना और देना, पढ़ना और लिखना, है ना, जो भी दो क्रियाएं साथ में यूज हो रही है वो ऐसे यूज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो समस्त क्रिया में दो क्रियाओं के मिलकर, दो क्रिया शब्दों से मिलकर एक शब्द बन रहा है, जैसे खेल कूद। ठीक है, तो दो क्रिया शब्द है खेलना और कूदना, लेकिन एक समस्त क्रिया बन गई खेल कूद, एक शब्द बन गया, तो ये समस्त क्रिया कहलाएगी, वह खेल कूद कर आया। ठीक है ना। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे उठ बैठ, है ना। और भी उदाहरण देखिए, चल फिर, चलना और फिरना, बहुत सारे उदाहरण। इस तरह से आप अन्य बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं समस्त क्रिया के, जिसमें शब्दों में रोजमर्रा के जीवन के दैनिक व्यवहार के शब्दों में भी आप इन शब्दों को आराम से ढूंढ सकते हैं। वहां से जब आप ये पढ़े रहेंगे तो आपको वहां पे जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा ये तो समस्त क्रिया है, ये तो मूल क्रिया का रूप है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सातवां है नामिक क्रिया। क्रिया के साथ यदि संज्ञा एवं विशेषण शब्दों को भी लगाया जाए तो उन्हें नामिक क्रिया कहते हैं, है ना। क्रिया के साथ यदि संज्ञा एवं विशेषण शब्दों को भी मिलाया जाए, उदाहरण देखेंगे तो आप समझेंगे ज्यादा, तो उसे नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे दिखाई देना, ठीक है ना, दाखिल होना, सुनाई पड़ना, साथ चलना, इन्हें मिश्र क्रिया भी कहा जाता है। मिश्र क्रिया, इनका दूसरा नाम है मिश्र। कहीं कहीं आपको ये मिश्र क्रिया के नाम से मिलेंगे। नामिक क्रिया कहीं कहीं जब आप ढूंढेंगे क्रिया के भेदों में तो ये मिश्र क्रिया के नाम से भी आपको प्राप्त होंगे। ठीक है ना। आखिरी है सहायक क्रिया। रूप वही है, उसी को बार बार नाम बदल के हमें सीखना है ताकि हमें समझ में आए, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। ऐसी क्रिया जो मूल क्रिया के साथ प्रयोग में लाई जाती है, मूल क्रिया के साथ प्रयोग में आती है, वह क्या कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, वह फिसला था, यहाँ पे मूल क्रिया आपकी फिसलना है ना। फिर हमने कहा वह फिसल गया था, बात वही हो रही है ना, लेकिन यहाँ पे एक क्रिया और जुड़ गई, गया था, तो ये कैसी क्रिया कहलाएगी, ये सहायक क्रिया कहलाएगी। ये मूल क्रिया की सहायता कर रही है। ठीक है ना। वह हंसता है, वह हंस रहा है, तो रहा है कैसी क्रिया हो गई, सहायक क्रिया। ठीक है ना। ये वह हंसता है, वह हंस के मूल क्रिया के साथ ये मूल क्रिया के साथ ये सहायक क्रिया लग गई, तो ये सहायक क्रिया कहलाएगी। ठीक है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हमने क्रिया के बारे में, क्रिया के भेदों के बारे में समझा। अगली कक्षा में हम कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।